ओके, तो वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है सभी का हमारी इस आज की लाइव क्लास में, जो कि क्लास 11 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल से स्टार्ट हो रही है। आज की इस क्लास में हम जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री के इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स, लिमिटेशंस, प्रोसीजर और कुछ सिंपल जर्नल एंट्रीज को भी आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उस हर अकाउंटेंट की लाइफ में जो जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम फेस करता है, या हम कह सकते हैं कि जिसे अकाउंटेंट बनना है उसे जनरल एंट्री बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए। जनरल एंट्री बेस या फाउंडेशन कह सकते हो, यहीं से शुरुआत होती है रिकॉर्डिंग की। जो हमारा पहला फेज होता है अकाउंटिंग का, जिसमें हमने दो फेज ऐसे होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस और मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड देन फिर होती है शुरुआत रिकॉर्डिंग की। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी मार्केट में हैं, आपने सुने होंगे। तो इससे पहले कि चैप्टर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, मेरा नाम है सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो अभी तक आपने हमारे अगर इस क्लास को अपने दोस्तों के तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। आज के इस चैप्टर में हम कंप्लीट जो भी चीज़ें देखेंगे वो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है वो है जर्नल। तो व्हाट इज जर्नल? अगर हम जर्नल की बात करें तो भाई अ जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जैसा कि आपने इस चैप्टर का नाम भी सुना होगा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जो ट्रांजिशन को ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं जहां पर हम उसकी हम बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले एक चीज के बारे में पढ़ा था, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हमने क्या बनाए थे, कुछ बाउचर्स भी बनाने सीखे थे। ठीक है, वाउचर में हमने देखे थे कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, जिसमें कैश वाउचर में हमने डेबिट और क्रेडिट वाउचर देखा था। फिर हमने नॉन कैश वाउचर, जिसको हम ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं, जिसमें हमने दोनों अकाउंट देखे थे कि डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। उन वाउचर के बेसिस पे ये जर्नल जो है वो ओरिजिनली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो ओरिजिनल एंट्री वेयर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम कह सकते हैं कि भाई डेट वाइज एंड टाइम वाइज, डेट एंड टाइम वाइज। ठीक है, चीज़ों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जर्नल एंट्री का एक सब्स्टिट्यूट होता है, जहाँ पर जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो सब्सिडरी बुक्स रखते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जर्नल एंट्री आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसके बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स हैं और सिंपली डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स को ईजिली वो लोग समझ कर और उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि ऑटोमेटिकली लेजर, ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस, अगर आपको जर्नल एंट्री करनी आती है तो बाकी का सारा काम सॉफ्टवेयर कर देगा। तो मार्केट में जर्नल एंट्री करने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें आप जर्नल एंट्री करो, वो ऑटोमेटिकली फाइनल अकाउंट्स तक, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, जो भी आपकी बैलेंस शीट आपने सुनी होगी, वो सब कुछ बना देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि व्हाट इज द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? क्योंकि जर्नल एंट्री ट्रांजिशंस को रिकॉर्ड करती है। ट्रांजिशन आपने देखे होंगे, आपने इससे पहले जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, तो ट्रांजिशन कैश ट्रांजिशन हो सकते हैं, क्रेडिट ट्रांजिशन होते हैं। कैश ट्रांजिशन कौन से होते हैं? जहां पर हम सेटलमेंट करते हैं इन कैश तुरंत, यानी या तो हम नगद कुछ बेच रहे हैं या नगद कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर उनको हम कैश ट्रांजिशन कह सकते हैं, या फिर हम नगद में कोई पेमेंट कर रहे हैं, लाइक सैलरी, वेजेस, कोई भी खर्चा कर रहे हैं, वो कैश ट्रांजिशन होते हैं। नॉन कैश ट्रांजिशन कौन से होते हैं? जिनको हम क्रेडिट में बाद में सेटल करते हैं। ठीक है, या बाद में हमको पैसा मिलेगा, उनको हम क्रेडिट ट्रांजिशन बोल सकते हैं। तो इट इज एन इवेंट। ठीक है, एक इवेंट होता है, ठीक है, दैट फाइनेंशियली अफेक्ट्स द बिजनेस, लाइक कैश सेल्स है, परचेज है। बी प्रिपेयर द वाउचर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम वाउचर बनाएंगे फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक बिल्स, हैंड रिसिट, एंड देन मेक द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट में आपने जो बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लाइक आपका कैश मेमो हो गया, बिल हो गया, उन सब बेसिस पे हम वाउचर बनाएंगे और वाउचर के बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। और वाउचर आपने देखा ही होगा कि दो कैटेगरी में बटा हुआ है, कैश और क्रेडिट वाउचर। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं नॉन कैश वाउचर। ठीक है, या इसको बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, तो कैश वाउचर में क्रेडिट वर्ड हटा दो, क्योंकि क्रेडिट इसके साथ यूज होगा। ठीक है, सॉरी। तो कैश वाउचर दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, और बाकी होता है नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर। तो उन वाउचर के बेसिस पे हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो कि हम आज इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री इन अकाउंटेंसी। ठीक है, अ जर्नल एंट्री इज रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हमने इससे पहले बात की थी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग का ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, जिसके बेसिस पर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर भी सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की लाइव क्लास नहीं देखी है, तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि 11 लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। वहां से जाके आप डिटेल में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक, जहाँ तक आज हम चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं, चैप्टर 7 तक के सभी 11 लेक्चर्स
10 लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। तो हर एक डबल एंट्री सिस्टम का क्या कहता है कि हर एक ट्रांजिशन अफेक्ट करता है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को, विथ वन अकाउंट डेबिटेड एंड अनदर क्रेडिटेड। द रूल्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व पर्सनल रियली, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं फिर दोबारा बढ़ाऊंगा आपको। पिछले चैप्टर में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत डिटेल में डिस्कस किए, लेकिन क्योंकि आज हमको जर्नल एंट्री स्टार्ट करना है तो हम उन रूल्स को फिर से रिवाइज करेंगे और देन जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? एवरी ट्रांजिशन हैज टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। द टोटल डेबिट अमाउंट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल क्रेडिट अमाउंट to maintain the accounting equation assets liability equals to liabilities plus capital, जो कि हमारा डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट है कि assets always equals to capital plus liability के बराबर होती है। इसका सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमारे पास जितनी भी एसेट हैं वो या तो हमने खुद उनमें पैसा लगाया है या फिर हमने उसके लिए कुछ लोन लिया है। तो हमारे पास जो भी एसेट आती हैं वो कैसे एक्वायर करते हैं हम? आपके पास घर में कार होगी, ठीक है, ये कार हो गई आपकी एसेट, एग्जाम्पल के तौर पर आपने कार कुछ डाउन पेमेंट किया होगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये कहां से होता है? डाउन पेमेंट, यानी डीपी किससे करनी पड़ती है हमको? कैपिटल, खुद का पैसा लगा है। अगर आपने कुछ लोन लिया है तो लोन क्या बन गया? आपकी लाइबिलिटी। तो यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि हमारे पास जो भी एसेट आती है वो या तो हमारा खुद का फंड होता है या हमने बाहर से बोरो किया होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं वो हमारे बिजनेस में या हमारे घर में इन दो तरीके से ही आ सकती है, या तो खुद का पैसा या कुछ लोन लेकर, तो तभी हमारे पास एसेट्स क्रिएट होती है। इसलिए एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बिजनेस का ये ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, की प्रिंसिपल क्या है? फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल वैल्यू। ये डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि जितना डेबिट होगा, अगर देखो ये हमने 10 लाख की कार खरीदी तो भाई 10 लाख की कार, ये डेबिट बैलेंस होते हैं, याद रखना, एसेट्स हमारे पास डेबिट बैलेंस होते हैं। अब हम इसमें से ऐसा कर सकते हैं कि 2 लाख का हमने डाउन पेमेंट कर दिया और 8 लाख का लोन ले लिया, तो 10 लाख इक्वल्स टू 2 प्लस 8, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। यानी डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत डिटेल में देखा था। फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में से आप अकाउंटिंग इक्वेशन का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ जर्नल, जर्नल के क्या काम है, जर्नल एंट्री क्या करता है, जो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहली चीज तो मेंटेनिंग द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, जैसे कि अगर कोई रिकॉर्ड अगर खो जाता है तो वहां पर आपकी काफी मदद करता है डेट वाइज। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बंदा कोई रेसिप्ट लेकर आया कि इस डेट को मेरा ये बिल बना था वगैरह वगैरह, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल रहता है, ये डेट वाइज रहता है, टाइम वाइज रहता है। दूसरी चीज एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिशन, इसमें सभी टाइप का जो एनालिसिस होता है कि वो ट्रांजिशन डेबिट क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। दूसरी चीज अमाउंट होता है। तीसरी चीज नरेशन होता है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से ये कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट डिटेल होती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, क्या नरेशन है, क्या खरीदा है, किस बेसिस पे कैश में वगैरह सब कुछ हम दिखा सकते हैं लगभग लगभग। दूसरा होता है बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग। हम आगे जाके लेजर्स बनाएंगे, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाएंगे। लेजर इज द बुक ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, जहां पर मल्टीपल अकाउंट्स रखे जाते हैं, उसको लेजर बुक बोलते हैं। तो लेजर का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स या मल्टीपल अकाउंट्स जिस बुक में मेंटेन किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लेजर बुक बोलते हैं। जैसे एक रफ कॉपी होती है ना आपके पास क्लास में, जिसमें आप अपना अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, पी, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ आप मेंशन कर देते हो, उस बुक को क्या कहते हो? रफ बुक कहते हो। वैसे ही लेजर इज अ बुक जहां पर मल्टीपल अकाउंट्स रखे जाएंगे। सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, हर टाइप की अकाउंट, जितनी भी अकाउंट्स हमारे पास मेंटेन किए जाएंगे वो कहाँ पे मेंटेन किए जाएंगे? लेजर में। और लेजर में एंट्री कहाँ से जाएगी या पोस्टिंग किसके थ्रू होगी? वो जर्नल से होगी। तो इसीलिए बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं जर्नल के। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ जर्नल। ठीक है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी प्रकृति या हम फीचर्स कह सकते हैं, प्रकृति या इसकी खास बातें। तो सबसे पहली चीज है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये जहां पर ओरिजिनल एंट्री इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही ट्रांजेक्शन हमारे पास बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बेसिस पे बाउचर बनाया जाता है और वहां से ताजा ताजा लाकर इस बुक्स में, बुक ऑफ एंट्री में लिखा जाता है, कंप्लीट डिटेल के साथ लिखा जाता है। तो इसीलिए इसको ओरिजिनल एंट्री माना जाता है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जब पहली बार कहीं से अगर एंट्री हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो वो जर्नल से हो रही है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह सकते हैं। दूसरा, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजिशन।
आप डेट वाइज ट्रांजिशन को लिखते हो। जैसे आपने मॉर्निंग में दुकान अगर आपने ओपन किया तो डेट वाइज ट्रांजिशन को मेंटेन जैसे हो सकता है, पहले आपने परचेज किया फिर सेल किया, तो नॉर्मली हम उसी सीक्वेंस में ट्रांजिशंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने कभी अपना बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाला होगा, तो आपने देखा होगा यार, आपने मॉर्निंग में सबसे पहले ना आपने कुछ वेजिटेबल्स खरीदे, तो उसका आपने यूपीआई से पेमेंट किया। फिर इसके बाद दोपहर में आपने कुछ लंच किया कहीं पे, तो हो सकता है उसका आपने यूपीआई किया। शाम को आपने डिनर के लिए कुछ खरीदा या डिनर किया, तो उसके लिए आपने कुछ पेमेंट की। तो ऐसे अलग-अलग टाइम पे आपने पेमेंट किया। तो बैंक ट्रांज़िशन में वो ट्रांज़िशन कैसे आते हैं? डेट वाइज़ एज़ वेल एज़ टाइम वाइज़। ऐसा नहीं है कि शाम को डिनर का जो ट्रांज़िशन है, वो मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट के ट्रांज़िशन से पहले दिख रहा है, वेजिटेबल्स के ट्रांज़िशन से पहले दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। डेट वाइज़ एंड टाइम वाइज़ चलता है। ये एक इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। दूसरी चीज़, यानी कि इससे ट्रैक करना आसान हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है, कंप्लीट ट्रांज़िशन डिटेल होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, प्लस नरेशन क्या होगा, ठीक है? कंप्लीट डिटेल हो रही होगी यहाँ पर, तो इसलिए ये कंप्लीट ट्रांज़िशन डिटेल है। नरेशन के साथ किससे क्या खरीदा था, अगर कैश में भी खरीदा है, तो क्या-क्या खरीदा है, उसका कैश मेमो नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं नरेशन में। तो ये कंप्लीट ट्रांज़िशन डिटेल हो जाती है। फोर्थ, डुअल एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रिक्टली फॉलो होता है जर्नल एंट्री में, जो कि हमारा डुअलिटी कॉन्सेप्ट है या डबल एंट्री सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो डुअल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट का कंप्लीट परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी देखोगे ना, तो डेबिट का अमाउंट अगर 5,000 है, अब अगर क्रेडिट में आप 4,000 डालोगे ना और आप एंटर दबाते रहो, ये आगे जाएगा ही नहीं। जब तक क्रेडिट कितना नहीं हो जाता, 1000 और कुछ चीज डाल दोगे, इसके बाद ये अगले ट्रांजिशन की ओर बढ़ेगा। यानी ये स्ट्रिक्टली, सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन मैनुअली हमसे ये गलती होती है, खासकर बच्चों से ये गलतियां होती है कि वो डेबिट में 5,000 क्रेडिट में 4,000 लिख के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। याद रखना, डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर मतलब इसका अगर वायलेशन हुआ ना, ये काम नहीं किया ना, मतलब बेकार है फिर ये डबल एंट्री सिस्टम, और ये बेकार हो ही नहीं सकता। इतना ट्रायल एंड टेस्टेड है भाई कि ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है सर, हमने तो सुना बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे घोटाले हो जाते हैं। वो सब मैनिपुलेशन है, वो हमारा मानव जो है ना, ये लालच का पुतला, ठीक है? इसकी वजह से ये सब होता है। डबल एंट्री सिस्टम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और डबल एंट्री सिस्टम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। अगर कुछ बेनिफिट रिसीव करोगे ना, तो किसी ना किसी चीज़ को क्या का आपको त्याग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपका एग्ज़ाम है और आपके कज़िन की शादी है, ठीक है? अगर शादी में जाते हो तो एग्ज़ाम में मार्क्स कम आएँगे, और अगर पढ़ते हो तो शादी छूट जाएगी। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना, डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है। आप मोबाइल लेने जाओ, छोटी-सी चीज़ सोच के देखो, आप एक मोबाइल खरीदने जाओ। आप मोबाइल खरीदने गए, आपने शॉपकीपर को 20,000 रुपए दिए और मोबाइल लिया। क्या आपने त्याग किया और क्या आपको मिला? आपने मोबाइल लिया और 20,000 रुपए का त्याग किया। डबल एंट्री सिस्टम लागू हो रहा है। सर हम तो उधार खरीद के ले आए। उधार खरीद के ले आए, तो आप लायबिलिटी भी ले आए, एक एसेट्स भी ले आए, एक लायबिलिटी भी ले आए। और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? व्हिच इज़ रीपेबल इन फ्यूचर। इनको सेटल करना पड़ेगा फ्यूचर में। आप डबल एंट्री सिस्टम को खत्म कर ही नहीं सकते, ठीक है? वो नेचर है, साइंस जो हम कह सकते हैं ना, नेचर कोई साइंस ने दिखा दिया तो वो साइंस बन गया, नहीं तो वो तो पहले से था ना, ठीक है? भई अगर 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कुछ बनता है और ये हमने बना के दिखा दिया तो साइंस है, लेकिन पहले भी तो बनता था जब आपको नहीं पता था, ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिंपल सी बात करूँ कि डबल एंट्री सिस्टम एक सिंपल सा नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें कुछ आता है तो कुछ जाता है। कुछ एसेट्स बढ़ती हैं तो लायबिलिटी भी बढ़ सकती हैं। अगर एसेट लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो एसेट्स बढ़ती हैं, तो कुछ एसेट्स घटती भी हैं। जैसे मोबाइल नकद में खरीदा तो मोबाइल आया तो कैश चला गया। मोबाइल आपने उधार खरीदा, मोबाइल आया, लायबिलिटी भी आ गई, जो कि फ्यूचर में आपको पे करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर नहीं देखा है, तो वो ज़रूर देख लेना। और बाकी हम यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं देखोगे तो जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईज़िली आप बना पाओगे। नरेशन विद एवरी एंट्री, हर एक एंट्री के साथ हम नरेशन, जिसको हम कह सकते हैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांज़ैक्शंस, या ऐसा कह सकते हो कि भाई डेबिट एंड क्रेडिट तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके बाद आप सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं ना, जिनको नहीं पता कि भाई ये किस लिए डेबिट और किस लिए क्रेडिट हो रहा है, तो वो नरेशन की मदद से समझ सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं, और भी होते हैं, बट मैंने यहाँ पर 5 to 6 ही हम रखते हैं। इससे ज़्यादा तो फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हो,
या फिर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, जर्नल की बात करूं तो ये प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग, और नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही एडवांटेजेस बढ़ते हैं। अगर वो चीज कैरेक्टरलेस होती तो उसके एडवांटेजेस भी नहीं होते, तो वो उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसकी वजह से कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हमने वहां पे भी देखा था, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा क्रोनोलॉजिकल डेटा, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल्सो द इम्पोर्टेंस फॉर द यूजर की, यहाँ पर आप डेट वाइज डेटा को ट्रैक कर सकते हो, लाइक जैसे इंडेक्स में किसी चैप्टर का पेज नंबर ढूंढना होता है। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेबिट के साथ साथ क्रेडिट, दूसरी चीज आप बाउचर बेस्ड एंट्री करते हो, तो बाउचर जितने का बाउचर बेस्ड होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट पे, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बाउचर, बाउचर के बेसिस पे एंट्री हो रही होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। और डेबिट के बगैर क्रेडिट होगा नहीं, क्रेडिट के बगैर डेबिट होगा नहीं, तो जब तक दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किए जाते तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का क्या होगा, एक्सप्लेनेशन भी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो कि हम किसके थ्रू दिखाते हैं, नरेशन के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है, नरेशन के थ्रू दिखाते हैं। लेजर पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये भी हमने वहां पे देखा था कि जो आगे जाके अकाउंट्स बनाएंगे हम डिफरेंट डिफरेंट जर्नल के डेटा को यूज करेंगे हम पोस्टिंग में, लेजर पोस्टिंग करेंगे, हर एक चीज का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर डेटा लॉजिकल है बट इट्स नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। कि लेजर में खास बात क्या होती है, आपको पता करना है टोटल परचेस कितना, टोटल सेल कितना, टोटल सैलरी कितनी पे की, तो लेजर से पता चलेगा, इससे पता नहीं चलेगा। ये ओरिजिनल एंट्री है, क्रॉनोलॉजिकल चीजें जैसे जैसे होती चली जा रही है वैसे आप लिखते चले जा रहे हो। जैसे स्कूल के मैन गेट पे गार्ड खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि बच्चों की काउंटिंग कर रहा है कि कितने बच्चे गेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, उसने काउंटिंग करके बता दिया कि भाई आज 1000 स्टूडेंट्स स्कूल के प्रीमाइसेस में आए हैं, तो ये हो गई भाई जनरल एंट्री, ठीक है। अब कौन सी क्लास में कितना है वो बेचारा नहीं बता पाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास टीचर को बताना पड़ेगा कि मेरे सेक्शन में मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए थे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन किस में होता है, लेजर में होता है, ठीक है। तो ये लेजर पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजिशन में मदद करता है। दूसरी चीज, इससे एरर भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जब ट्रायल बैलेंस एरर डिस्क्लोज नहीं कर पाता, आगे हम पढ़ेंगे, ये सब चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो जब ट्रायल बैलेंस से गलतियां नहीं मिलती हैं तो ट्रायल बैलेंस के पहले हम लेजर पे आते हैं। लेजर में जब गलतियां नहीं मिलती हैं तो सीधी सी बात है ओरिजिनल एंट्री होती जर्नल, यहाँ पे आके हमको काफी हद तक मदद मिल जाती है, या पता चलता है कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई थी। तो ये एरर लोकेट करने में भी हमको मदद कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ से रिकॉर्ड सही अगर हमने पोस्ट आगे नहीं किया होगा तभी जाकर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा होगा। अगर जर्नल एंट्री के डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल बराबर है और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, मतलब डेफिनेटली जर्नल से हमने लेजर में पोस्टिंग कहीं ना कहीं गलत कर दी है, ठीक है। ये हम लेजर चैप्टर पढ़ेंगे तब और डिटेल में देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ जर्नल, ऐसा तो नहीं है कि जर्नल भगवान है, जर्नल अब बिल्कुल इसमें गलतियां हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है, हो सकती है नॉट, या इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये खैर मैं इसको मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि पहले जो होता था मैन्युअली अकाउंटिंग होती थी, तो काम को बांट दिया जाता था सब्सिडरी बुक्स में, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आजकल क्या है कि सॉफ्टवेयर्स आ गए, तो ये लिमिटेशन पुरानी वाली लिमिटेशन है। अगर आप सब्सिडरी बुक्स का ऑप्शन रखते हो तो उसमें क्या होता है, से अलग अलग बुक को अलग अलग बंदा संभालता है, तो उसके पास वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाता है और स्पेसिफिक हो जाता है कि एक बंदे के पास परचेज से रिलेटेड डेटा होता है, एक बंदे के पास सेल से रिलेटेड डेटा होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब स्पेसिफिक होने की वजह से उसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाता है। लेकिन जनरल में सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड होते हैं, तो ये थोड़ा सा पुराने जमाने के हिसाब से ये लिमिटेशन है। बट आज के ज़माने में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जर्नल एंट्री करते जाइए एक ही सॉफ्टवेयर में, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड, इसके लिए ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि हम भाई जब तक कैश बुक या कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है। तो अगेन इट्स अ लिमिटेशन ड्यू टू दी सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में हम जब कैश बुक बनाएंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है। कैश इन हैंड मतलब हाथ में रोकड़ भी बोलते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं तुम्हारे घर पर कितना पैसा है, तुम्हारे बिजनेस में कितना पैसा है। तो कैश बुक ये चीज अच्छे से बता पाती है, ये जनरल नहीं बता पाता। नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर, ये हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं कि लेजर आपको किसी भी चीज के बारे में स्पेसिफिक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन बताएगा कि टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेस कितना है, परचेस रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज कौन नहीं बता सकता, ये चीज कौन नहीं बता सकता, लेजर बता सकता है, जनरल नहीं बता सकता। तो दिस इज द लिमिटेशन ड्यू टू द लेजर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, जिसको हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से समझ लिया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं डायरेक्टली क्लास में आते हैं जो कि पुराना चैप्टर देख के नहीं आए होते हैं तो इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल एंट्री के रूल्स, इन्हीं को कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इन रूल्स को जाने बगैर आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो भाई
सबसे पहले अगर मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो कि हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा है, देयर आर टू अप्रोचेस जो कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में, या हम कह सकते हैं दुनिया में यूज होती हैं, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच नॉर्मली ब्रिटिश अप्रोच कहलाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जहाँ से अकाउंटिंग निकली है, वो अगर पूरी दुनिया में जहाँ से अकाउंटिंग स्प्रेड हुई है वो ब्रिटेन से हुई है। ठीक है, वैसे तो इटली, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग थे वो इटली के थे, ठीक है, लुकास पेसियोली, लेकिन उन्होंने उस लैंग्वेज, जो इटालियन लैंग्वेज में उस बुक को लिखा था। और आजकल तुम जानते हो इंग्लिश वर्ल्ड का इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, पूरी दुनिया में इंग्लिश यूज होती है। तो फिर उस इटालियन बुक को कन्वर्ट किया था डेविड जोन्स ने इंग्लिश में, और वहां से वो स्प्रेड हुई पूरी दुनिया में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसीलिए कहते हैं कि भाई इस अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच के नाम से जानने लगे, और उन्होंने कंप्लीट डिटेल जो थी वो डेविड जोन्स ने इसमें लेजर और ये सब चीजें इंक्लूड की थी। बस डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जो बात की थी पहली बार, वो लूकास पेसियोली ने अपनी बुक द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में की थी, जहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि हाउ टू डील with the business transaction और how to record the business transaction in the books of account। उन्होंने लिमिटेड डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कहा था, लेकिन इसको डिटेल दी है डेविड जोन्स ने, और इसके बाद इसीलिए इसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। फिर जैसे जैसे अमेरिका, जब अमेरिका भाई टेक्नोलॉजी में मास्टर है या टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली एक अप्रोच तैयार कर लिया, डबल एंट्री सिस्टम का भी शॉर्टकट ढूंढ लिया, इसीलिए इसको मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच कहते हैं। शॉर्टकट यूं भी कह सकते हैं कि ये अप्रोच जो है वो 5 अकाउंट्स पर बेस्ड है। ये 3 डेबिट एंड क्रेडिट की जो 3 बेसिक क्लासिफिकेशन है उस पर बेस्ड है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे और दोनों को पढ़कर हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसी को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, या गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट भी बोलते हैं इसको। तो अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द दीस कैटेगरीज एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में बांटते हैं, ब्रॉड कैटेगरी। पर्सनल अकाउंट, वैसे तो पर्सनल इम्पर्सनल बांटते हैं, फिर इम्पर्सनल 2 पार्ट में बटा होता है, रियल और नॉमिनल। लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट जनरल एंट्री के लिए, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते, इनको हिंदी में भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारी बड़ी मात्रा की ऑडियंस जो है वो हिंदी मीडियम में होती है। ये नाम मात्र के खाते होते हैं, ठीक है, टेम्पररी अकाउंट होते हैं। ये रियल अकाउंट होते हैं, ये वास्तविक होते हैं। जैसे कि वास्तविक में क्या आएगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्चर्स, ये पर्सनल, ये व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, अब आगे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, आगे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में बटे होते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में बटे होते हैं, ठीक है। एक तो नेचुरल पर्सन होता है, मैं बता देता हूँ। एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल में जैसे कोई भी बैंक हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, कंपनी का नाम। और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। अगर किसी ने अच्छे से नहीं देखा है वो चैप्टर, या नहीं देखा अभी तक, तो वो जाके देख लें जरूर। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। नेचुरल पर्सन, राम श्याम घनश्याम, मैं तुम, ठीक है। आर्टिफिशियल में कंपनी आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा, रिलायंस वगैरह वगैरह। एंड रिप्रेजेंटेटिव में 5 अकाउंट बेसिकली आपको याद रखने हैं। कैपिटल, किसी भी खर्चे और इनकम के सामने आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाता है, या क्रूड या एडवांस लग जाता है। 4, और एक कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है, 6 याद रख लो। 6 चीजें हमारी नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अब सर आप तो 6 बता रहे हो, वो तो फिर कुछ भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकता है, ऐसे तो फिर बहुत कैटेगरी बन जाएंगी, ठीक है। बट मैंने कहा कि 4 इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड। ये अगर किसी खर्चे या इनकम के सामने यूज हो जाते हैं, तो वो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है, ठीक है। इसका पहला रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर हु गेट्स द बेनिफिट। जो बंदा बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, जो हमको बेनिफिट दे रहा है। याद रखना, पर्सनल अकाउंट तभी इंपैक्ट होता है जब किसी व्यक्ति से हमें फ्यूचर में, आज के ट्रांजेक्शन की वजह से उसे फ्यूचर में भी याद करना पड़ेगा। और यह कब होता है? जब आज आपने या तो कुछ उधार उसको दिया हो या उसे उधार लिया हो। यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन जहां पर होंगे वहीं पर नॉर्मली पर्सनल अकाउंट इंपैक्ट होगा, ठीक है। अगर हमने किसी बंदे को सैलरी पे की है तो वो बंदा, लेकिन क्या हमसे को उससे वापस मिलेगा? वो पैसा नहीं मिलेगा, वो खर्चे का पैसा था, खर्चे का पेमेंट किया है हमने, तो उस पर्सन से हम दोबारा पैसा थोड़ी ना मांगेंगे, उसकी सर्विसेज के बदले हमने उसको पैसा दिया है। तो इन दैट केस ये पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन आएगा सैलरी पेड टू मोहन, सर मोहन का नाम आ गया सर, पर्सनल अकाउंट है। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मोहन से क्या पैसा वापस मिलने वाला है? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, तो अब मोहन को हमको याद रखना जरूरी है, और यहां पे पर्सनल अकाउंट इंपैक्ट होगा। बहुत जरूरी है ये सारी चीजें याद रखना। रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जनरल एंट्री के, वैसे भी तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और परफेक्शन भी आएगा, ठीक है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहते हैं ना प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, तो वो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर हमारा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि एक चैप्टर जिसमें तुम जी जान लगा दो और बहुत अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? आने वाले हर एक चैप्टर को आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। जर्नल के बाद लेजर को आप 5 मिनट में समझ लोगे। 5 मिनट में लेजर आपको ऐसा लगेगा कि सर है ही नहीं कुछ लेजर में, अगर आपको जर्नल अच्छे से आता है। लेजर अगर आपने 5 मिनट में समझा, तो 10 मिनट में मैं आपको ट्रायल बैलेंस बताऊँगा। वैसे तो मेरे शॉर्ट्स डले हुए हैं, जिसमें 1 मिनट में भी मैंने ट्रायल बैलेंस समझाया है, लेकिन फिर भी आप 10 मिनट में ट्रायल बैलेंस में परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है? ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट जब पढ़ने जाओगे, तो वो भी बहुत हद तक एक क्लास में आप सीख जाओगे, जो कि लोग 5-5 क्लास में नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जर्नल पे बहुत अच्छे से मेहनत करिए। अगर आपने जर्नल पे मेहनत कर ली, तो एक ही चैप्टर जो आपके लिए डिफ़िकल्ट बचेगा, वो होगा नॉर्मली डेप्रिसिएशन, ठीक है? और या हम एक कह सकते हैं बैंक डिफ़िकल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें थोड़ा-सा आपका ये जर्नल एंट्री तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन वो थोड़ा हट के होता है, ठीक है? और एक बीआरएस होता है, तो वो भी बहुत अच्छे से मैं आपको कराने वाला हूँ। हाँ, सब कुछ होगा, बट जर्नल अपने आप में जर्नल बेस है सबके लिए। इसको हम टाइम भी देंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और जितना हो सके इसको हम एक-एक चीज़ को समझेंगे। इसमें एक जीएसटी का भी कंपोनेंट आएगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो टाइम लगेगा, ये मान के चलिए 4 से 5 क्लासेस हमारी आराम से लगने वाली हैं इस चैप्टर में, क्योंकि हम यहाँ पर एक रेगुलर बैच रन कर रहे हैं यूट्यूब पर लाइव, ना कि यहाँ पर हम कोई वन शॉट बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है और परफेक्शन भी लाना है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट्स कम सम। रियल अकाउंट में जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपसे बिल्डिंग बोल सकता हूँ, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, प्लांट हो गया, ये सारी चीज़ें जो दिखती हैं, ठीक है? या इंटेंजिबल नेचर की हो सकती है, लाइक गुडविल है, पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है। तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट, आपके पास जो भी रियल अकाउंट होंगे, जब आप उन्हें इसीलिए देखो कुछ चीज़ों पर ना ये काम नहीं करता, इसीलिए ट्रेडिशनल अप्रोच का ये लिमिटेशन था, ठीक है? जैसे गुडविल, अब गुडविल जो है ना वास्तविक, भाई कई लोग गुडविल को जो है वो इस तरीके से अवास्तविक मानते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना कि आप जब मॉडर्न अप्रोच पे जाओगे तो कोई भी चीज़ उसके बाहर नॉर्मली जाती हुई दिखेगी नहीं आपको, ठीक है? इसीलिए इससे एडवांस वर्ज़न है मॉडर्न अप्रोच, हम वो भी देखेंगे। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी चीज़ें आएँगी हमारे बिज़नेस में उनको हम डेबिट करेंगे। जैसे बिल्डिंग खरीदा, मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल आएगा तो डेबिट हो जाएगा। अब आपके पास से क्या जाएगा? अगर मोबाइल कैश में खरीदोगे तो कुछ तो जाएगा, कैश को क्या माना जाएगा? एसेट ही तो माना जाता है, रियल अकाउंट ही तो है, हार्ड कैश, ठीक है? तो क्रेडिट व्हाट्स गोज़ आउट। सर हमने तो बैंक से पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिट द गिवर, आपको बेनिफिट किसने दिया? बैंक ने दिया ना, तो बेनिफिट बैंक को क्रेडिट कर दो, ठीक है? तो वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये कहता है कि भाई कोई भी रियल अकाउंट अगर हमारे पास आ रहा है, रियल अकाउंट से रिलेटेड आइटम, तो डेबिट और जा रहा है तो क्या कर दो उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट जिनको टेम्परेरी अकाउंट या नाम मात्र के खाते बोलते हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है? ये बेसिक रूल है हमारा, इस रूल को आप फॉलो कर लेना और इन दोनों का जो रिजल्ट निकलता है, या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, याद रखना प्रॉफिट या लॉस। और प्रॉफिट या लॉस कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, आपको पता ही होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्लस कर देते हैं प्रॉफिट और माइनस कर देते हैं लॉस को, इसीलिए इनको नाम मात्र या नॉमिनल अकाउंट कहा गया है, टेम्परेरी अकाउंट, क्योंकि इन दोनों की वजह से या तो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस माइनस हो जाएगा, और कैपिटल किसका पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का। यानी रियल लाइफ में हमारे पास दो ही टाइप के अकाउंट्स कंटिन्यू होते हैं या आगे बढ़ते हैं, वो होते हैं पर्सनल और रियल। नॉमिनल अकाउंट को इसीलिए नाम मात्र खाते कहा जाता है क्योंकि ये खत्म हो जाते हैं और इनका नेट रिजल्ट पर्सनल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है? अब अगर हमारा मॉडर्न अप्रोच की बात करें, भाई मॉडर्न अप्रोच जिसको अमेरिकन अप्रोच भी बोल सकते हैं, इसने अकाउंट्स को 5 डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया है और इनके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट, जिसमें चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसमें एक्सपेंसेस लॉसेस दोनों आ जाते हैं। कैपिटल्स, ओनर सिक्योरिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट्स एंड रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है? टोटल 5 कैटेगरीज हैं गाइस। आप देख सकते हो ये एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू वहां पे किस नाम से थे, नॉमिनल के नाम से थे, ठीक है? वहां पे एसेट्स और लाइबिलिटीज को पर्सनल बन जाते हैं इसमें, और कैपिटल ही ये भी पर्सनल का हिस्सा होती है नॉर्मली, ठीक है? तो यहाँ पर जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं वो या तो रियल और पर्सनल होते हैं, वो भी मैं आपको जब ट्रायल बैलेंस समझाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये वाली जो अप्रोच है ना, ये ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आ जाता है कि कुछ चीज़ों को लाइक जैसे इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा-सा मतलब कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ पर एसेट्स तो है ही वो, कहीं न कहीं। तो ये वाली जो अप्रोच है वो कंपैरेटिवली
जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे ज़्यादा आसान होती है। लेकिन बच्चे ज़्यादातर मार्केट में आप देखोगे जनरल एंट्री कराने वाले और करने वाले दोनों को वो ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती है। आप ट्रेडिशनल अगर किसी टीचर से पढ़ने जाओगे तो वो भी आपको जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच ही पढ़ाएगा, मॉडर्न अप्रोच को वो कम ध्यान देते हैं। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच पर कम ध्यान दिया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले एसेट्स अकाउंट क्या बोलता है भाई? अभी इनको तो आपने शॉर्ट में अगर समझना है तो शॉर्ट में भी समझ सकते हो। ये दोनों का एक जैसा कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है? और इन तीनों का एक जैसा कॉम्बिनेशन है। इनका बढ़ना क्रेडिट होता है और घटना डेबिट होता है, ठीक है? ये है हमारा ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच का कॉन्सेप्ट कि इंक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस क्रेडिट। इंक्रीज इन कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू क्रेडिट एंड डिक्रीज कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू डेबिट, ठीक है? इंक्रीज क्रेडिट होगा, डिक्रीज डेबिट होगा। ये रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में भी हमने देखा था। अब स्टेप्स इन जनरलाइजिंग, ये 4 स्टेप्स नॉर्मली हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है बिफोर रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री इट इज एसेंशियल टू एनालाइज अ ट्रांजिशन इन रिकॉर्ड order to determine the two accounts which are affected. The first thing जो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपने देखी थी कि जब आप जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम होगा कि वो 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है जो या तो एक डेबिट एक क्रेडिट हो रहा है, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द वर्ड अकाउंट और एसी आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। ये एक बेसिक चीज है। अगर किसी बंदे का नाम आ रहा है जैसे कि रोहन, मोहन, सोहन, तो उनके आगे आप अकाउंट वर्ड ना लगाओ तो चलेगा और बाकी के आगे तो लगाना होता है, ठीक है? या अगर आपको अकाउंट लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, राम्स अकाउंट, अपोस्ट्रॉफी एस लगा के। और अगर आप ओनली राम लिख रहे हो तो बस इतना लिखो, आगे बढ़ जाओ। फायदा जिधर आपको देखे वो कर लेना। आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन। आपने सुना होगा हर ट्रांजिशन को हम क्लोज करते चलेंगे एक लाइन खींच के, शुड बी ड्रॉन। अभी जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको लगेगा क्या ही बड़ा था, तो कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है? आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन इन अ पर्टिकुलर कॉलम में, सो दैट द ईच एंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। पिछली और अगली एंट्री से उसको अलग किया जा सके, पिछली एंट्री से उसे अलग किया जा सके। इसलिए हर एक ट्रांजिशन के बाद, जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर कैश टू कैपिटल और इसके बाद एक लाइन खींच दी, फिर अगली हमने की परचेज टू कैश, ठीक है? सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा, आपको मैं समझा भी नहीं रहा हूँ। बस आपको हर एक ट्रांजिशन को लाइन के बीच में रखना, मतलब एक लाइन खींचनी पर्टिकुलर कॉलम में। एट द एंड ऑफ ईच पेज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर टोटल अप जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। जब हम लास्ट में जब पेज पे जैसे ही लास्ट ट्रांजेक्शन होगा पेज का, हम इसके बाद दोनों साइड का टोटल कर देंगे, उसको कास्टिंग बोला जाता है। जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे, ठीक है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट भी आ ही जाएगा, ये रहा। जब आप यहाँ पे जब लास्ट में टोटल करोगे, सपोज करो इसका आ रहा है 1,00,000 और इसका भी 1,00,000, तो इसको बोलते हैं कास्टिंग, और लास्ट में 2 लाइन खींच देते हैं, तो इसको कास्टिंग या टोटलिंग बोलते हैं। तो लास्ट में आके आपको टोटल करना होगा जनरल एंट्री में। तो ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है जिसमें पहला कॉलम डेट का होता है, जो क्रोनोलॉजिकल, मैंने कहा था कि ट्रांजिशन डेट वाइज एंड टाइम वाइज किए जाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली डेट डाली जाएगी। यहाँ पर वो ट्रांजिशन लिखा जाएगा इस पोर्शन में, डेबिट एंड क्रेडिट का। ये एलएफ होता है। एलएफ का मतलब जर्नल इज द बेस फॉर लेजर पोस्टिंग। लेजर में हम जब ट्रांसफर करेंगे तो हम रेफरेंस के लिए इस ट्रांजेक्शन का लेजर कौन से पेज पे डला है वो पेज नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? अभी मैं एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमने एक ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है? अभी मैंने जनरल एंट्री सिखानी नहीं है आपको, तो मैंने कैश अकाउंट का लेजर जहां बनाया होगा, ठीक है, कैश अकाउंट का लेजर, जैसे ये ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल का है, 1 अप्रैल 2026 का है, तो मैंने कैश अकाउंट जिस पेज पे बनाया होगा ना, लेजर बुक का वो पेज नंबर या फोलियो नंबर डाला जाता है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। जिस पेज पर, जिस फोलियो पर, जहां पर उसका लेजर बना हुआ है उसका पेज डाला जाता है। हो सकता है कैपिटल का जो पेज नंबर हो 125 हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो पेज नंबर दर्ज किया जाता है। लेकिन नॉर्मली हम नॉर्मल प्रैक्टिस में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस कराने के लिए करेंगे। यहाँ पर कैश का अमाउंट आएगा, सपोज हमने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, तो 5 लाख यहाँ और 5 लाख यहाँ, आप इस तरीके से मेंशन करोगे, ठीक है? टोटल भी कितना आ जाएगा, मैं टोटल इसका 5-5 लाख कर देता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे आपने सीखा पर्टिकुलर में क्या होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। एलएफ में वो पेज नंबर जहां पर उसका लेजर बनाया गया है, अमाउंट डेबिट में अमाउंट डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा, और यहाँ पर इसका नरेशन भी आएगा। जैसे यूज कर सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्ट्स विद कैश ₹5 लाख, ठीक है?
ये नरेशन कहलाता है। अब इस नरेशन का क्या फायदा है, देखो ये एंट्री देख के हो सकता है पीसीएम वाले को ना समझ में आ रहा हो कि कैश टू कैपिटल क्या होता है, ठीक है, जाके उसकी थोड़ी उड़ाना हो ना कभी, जब वो ज्यादा मजा ले रहा हो तो उसको बोलना बेटा बता कैश टू कैपिटल क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो वो बोलेगा पता नहीं क्या होता है। भाई इसका मतलब है बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगा के, ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट साथ में होता है ना, तो उन पीसीएम वालों को, बायोलॉजी वालों को, पीसीबी वालों को, आर्ट्स वालों को ये समझ में आता है कि हाँ ये ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये लो, इस डेबिट क्रेडिट को नहीं समझ पा रहे हो तो इसको पढ़ के समझ लेना, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है बेसिकली। इसी के बेस पर हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अब टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री हम देखते हैं कि नॉर्मली 4 टाइप की जर्नल एंट्री हम डिटेल में देखेंगे। सबसे ज़्यादा जर्नल एंट्री हम देखेंगे सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड। दूसरा ओपनिंग और क्लोजिंग हम बहुत रेयर देखेंगे, 1-2। क्लोजिंग तो नॉर्मली हम लोग बहुत आगे जाके देखने वाले। तो सबसे पहले होती है सिंपल जर्नल एंट्री, जिसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, ठीक है। ये थोड़ा एरर है, ध्यान देना। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, इसको सिंपल एंट्री बोलते हैं। दूसरा एक होता है कंपाउंड एंट्री, इसमें मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट्स होते हैं, वन ट्रांजेक्शन, लाइक सोल्ड गुड्स पार्टी इन कैश एंड क्रेडिट दोनों। एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको याद होगा, जैसे हमने गुड सेल किया राम श्याम मोहन को एक साथ, राम को भी दिया, श्याम को भी दिया और घनश्याम को भी दिया। तो इन सब केसेस में एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। इसको कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है मोर देन वन अकाउंट डेबिट ड्यू टू वन क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, या उल्टा, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। अपोजिट क्या हो सकता है, मोर देन वन अकाउंट्स क्रेडिट ड्यू टू वन डेबिट, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ओपनिंग एंट्री, जब पिछले फाइनेंशियल ईयर को जब हम एंड करते हैं, जैसे 31 मार्च को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुए, तो 31 मार्च के बाद जो 1 अप्रैल को डेटा हम लोग ट्रांसफर करके लाते हैं उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री 31 मार्च की होती है। नॉर्मली इसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो क्लोजिंग एंट्री एट द ईयर एंड क्लोज नॉमिनल अकाउंट्स, ट्रांसफर टेम्पररी अकाउंट्स टू दी P&L, ठीक है। जो ऑल टेम्पररी अकाउंट्स को जो हम फाइनल अकाउंट्स में मर्ज करते हैं तो इसको हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं, कहते हैं। ये नॉर्मली देखने को कम मिलेंगी और हम फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तब देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे ज्यादा आपको 99%, ये दोनों चीजें आपको 99% यहाँ पर पूरे जनरल चैप्टर में यही देखने को मिलेंगी, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आपको ओपनिंग के मिलेंगे, क्लोजिंग के नॉर्मली नहीं मिलते, एक आध क्वेश्चन होगा तो होगा, ठीक है। चलिए, तो मीनिंग ऑफ गुड्स, क्योंकि ये चीज़ आप पहले से एडवांस में समझ लो, और मैं ऑलरेडी आपको गुड्स का मीनिंग जब मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझा रहा था तब मैंने डिटेल में समझाया था कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माल या सामान बोलते हैं, ठीक है। सामान या फिर माल, ये कहा जाता है गुड्स, ठीक है। आप जब एक सुपर बाजार या एक मार्ट में जाते हो तो वहां पर आप इसमें जो कैरी करते हो, इस ट्रॉली में जो सामान आप कैरी कर रहे हो वो शॉपकीपर के लिए गुड्स है, ठीक है। गुड्स जिसमें बिजनेस डील करता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। लेकिन गुड्स को अकाउंट्स में अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं। गुड्स मीन्स द items that are purchased for manufacturers, that is raw material, or items for the purchases of resale, for example TV, mobile phones, computer, etc. Purchase for resale, it is termed as goods and is debited to the purchase account. On the other hand, if its computer is purchased to be used in the business, it will be debited to the computer account as an asset and not for purchase. गुड्स की मीनिंग तो सिंपल सी है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जिसमें बिजनेस डील करता है उसको गुड्स बोलते हैं। दूसरी चीज खरीदने बेचने का काम है। अगर मैं, जैसे मैं तुमसे बात करता हूं कि ये चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सारे आइटम हम बेच रहे हैं, कस्टमर इसमें सामान रख के लाया, लेकिन ये क्या ट्रॉली बेचने के लिए है क्या? ये वाली ट्रॉली बेचने के लिए नहीं होती नॉर्मली। ये उनके एसेट होते हैं, किसके? सुपर बाजार का ये एसेट है। इस ट्रॉली में जो सामान रखा है वो गुड्स है। तो जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर की शॉप पे जाओगे तो कंप्यूटर उनके लिए गुड्स होगा, लेकिन डी मार्ट में या कहीं पर आप गए, ठीक है, तो वहां पर जो ये सामान बेचने के लिए ये एसेट गुड्स है, और जिसके थ्रू बेचा जा रहा है, जो कंप्यूटर है, ये ट्रॉली है, ये सब क्या होते हैं? नॉर्मली एसेट होते हैं। तो आपको वाइफरकेशन समझ में आना चाहिए कि गुड्स क्या होता है, जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसको खरीदता है ये बेचने के लिए, और एसेट कौन सी होती है? जिनको खरीदता है यूज करने के लिए, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है
कंप्यूटर की शॉप में कंप्यूटर खरीदा बिल बनाने के लिए, तो वो कंप्यूटर तुम्हारी एसेट है। लेकिन कंप्यूटर की शॉप में कंप्यूटर खरीदा बेचने के लिए, तो वो गुड्स है। सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ एसेट भी हो सकती है और वही चीज़ गुड्स भी हो सकता है, ये आपको क्लियर है। अगर बेचने के लिए खरीदा है तो गुड्स है, यूज़ करने के लिए खरीदी है वही चीज़ तो वो क्या है, एसेट है। ठीक है? जैसे कार के शोरूम में कार क्या है, गुड्स है। लेकिन कार का मैनेजर एक कार अपने यूज़ के लिए या ऑफिस के यूज़ के लिए बाहर निकालता है, उन्हीं कार्स में से, तो वो एसेट बन जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर दिमाग में फिट रखना, क्योंकि अभी आप अकाउंट्स को बेसिकली बहुत बेसिक से समझ रहे हो, तो आपको छोटी-छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जब मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो आपके दिमाग को एकदम ट्रिगर करती है, हिट करती है, तो तुरंत लिख लिया करो कि सर ने क्या ही बता दिया, मज़ा आ गया। ठीक है? तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें अगर जो लगता है कि आपको मज़ा आ गया तो आप नोट कर लो, बेहतर रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर हम यहाँ पे दोबारा, क्योंकि अब हम जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में जब गुड्स को खरीदा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो उसको परचेज कहा जाता है। ठीक है? खरीदा, बेचने के लिए। किसके लिए? बेचने के लिए। तब ये क्या कहलाएगा? परचेज़ कहलाएगा। ठीक है? अगर खरीद के वापस कर दो, तो ये परचेज़ रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? परचेज़ रिटर्न, और इसको एक और नाम देते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है? गुड्स को आपने बेच दिया तो वो सेल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल्स। और सेल करने के बाद वापस भी तो आ सकती है, तो उसको सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं गाइस। ये 4 कैटेगरी तो आप बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे मैंने आपको पिछली बार ये भी बताया था कि परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस कर दो, तो ये नेट परचेस कहलाती है। जैसे आपने अगर 100 यूनिट्स परचेस की किसी चीज़ की, ठीक है, और 20 यूनिट्स आपने वापस कर दी, तो यहाँ पर जो 80 यूनिट्स बचेगा, इस 80 यूनिट्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेट परचेस। इसको क्या कहा जाता है? नेट परचेस कहा जाता है। ठीक है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो। सेल्स जैसे कि आपने 70 यूनिट्स की, आपने 70 यूनिट सेल किया था, आपके पास 5 यूनिट जो है वो क्या आ गई? वापस आ गई। तो आपकी जो नेट सेल होगी, वो इन दोनों का नेट सेल कितना होगा बताइए? 65 यूनिट्स। इसको हम नेट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नेट सेल्स भी बोलते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये आपको 12th में भी बहुत मदद करेगी, तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें याद रखना चाहिए। और नॉर्मली नेट परचेज अगर 80 यूनिट है और 65 यूनिट हमने सेल कर दी है, तो जो 15 यूनिट्स बचेंगी नॉर्मली, वो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 15 यूनिट्स, इनको क्या कहा जाएगा गाइस? अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को, तो इनको कहते हैं नॉर्मली स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। ठीक है, और ये 2 टाइप की होती है। 31 मार्च को ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है या क्लोजिंग इन्वेंट्री। वही 1 अप्रैल को सेम आइटम क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा अकाउंटिंग डेट के हिसाब से। तो ये आपके गुड्स की क्लासिफिकेशन है। आपको याद रखना है, जब आप गुड्स खरीद रहे हो बेचने के लिए तो आप परचेज लिखोगे, जब आप बेच रहे हो तो आप सेल्स लिखोगे। ठीक है, खरीदना आपका खर्चा है, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखूं तो एक्सपेंसेस है, बेचना आपकी इनकम है। ठीक है, खरीद कर वापस कर देना आपके खर्चे में कमी है, तो खर्चे में कमी अगर ये डेबिट होता है तो ये क्रेडिट होगा। तो गुड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ट्रांजिशन से आपको देखने को मिल जाएगा। तो वन बाय वन हम यहाँ पर जनरल एंट्री करते हैं। अभी सिंपल ट्रांजिशन जिसमें 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। ठीक है, बेसिक ट्रांजिशन देखते हैं। और हम सबसे पहले जो प्रोसेस क्या है कि आइडेंटिफाई करेंगे 2 अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे सिंपल 1 एंट्री कर रहे हैं, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। फिर मैं एक आपको बड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा, बॉट फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। आपको पहला अकाउंट कौन सा? पहला तो आपके पास जैसे मोबाइल खरीदना, आपके पास फर्नीचर आ रहा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा? आपके पास से कैश जा रहा है। अब आपको इनके नेचर पता करने हैं कि फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखूं तो रियल, और कैश भी कौन सा अकाउंट होता है? रियल। ठीक है, और अगर मैं मॉडर्न अप्रोच पे चला जाता हूं तो दोनों ही कौन से अकाउंट है? बोथ द अकाउंट्स रिलेटेड विद द एसेट्स। ठीक है, और एसेट क्या बोलती है? बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट। बताओ, फर्नीचर खरीदने की वजह से कौन सा एसेट बढ़ रहा है और कौन सा कम हो रहा है? तो आप बोलोगे सर फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। बस आपका ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कंप्लीट गाइस, इतना ही जर्नल एंट्री है। आपको यहीं से सिंपल एंट्री, तो चलिए पहली एंट्री हम करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? आपके पास कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है? फर्नीचर का अकाउंट बढ़ रहा है। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच यूज कर रहा हूं तो
और अगर ट्रेडिशनल कर रहा हूं तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है। तो हमारे पास आ क्या रहा है, फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आ रहा है, 20,000 का फर्नीचर आ रहा है। दूसरी चीज आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं भैया डैश लगाना मना है, तो सर हमको बोला डैश लगाना मना है। अरे भाई मना क्यों है, क्या वो माइनस है, माइनस है तो कर दो, क्या माइनस है उसके आगे, ठीक है। ये सब चीजें जो है ना समय समय के साथ कभी कोई टाइम बचाने के लिए, कभी कुछ कोई कुछ कभी कुछ करके सिखाने लग जाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब आप यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, वीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹20,000, ये नरेशन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला था, हर एक ट्रांजिशन को लॉक करना है, हर एक ट्रांजिशन को क्लोज करना है, एक लाइन खींचकर, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में लाइन खींचेगी। ये सारी चीजें हमने स्टेप्स में देखा था गाइस। अब यहाँ पर देखो क्या ही था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों करा, क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करता हूँ तो फर्नीचर कम्स इन, ठीक है, कम्स इन द बिजनेस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कैश क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से गोज आउट हो रहा है। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच यूज करता हूं तो एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट घट रही है, तो क्रेडिट क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, फर्नीचर, और क्या घट रहा है, कैश, कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, नरेशन जो ट्रांजिशन में हो रहा है वही तो लिखना है, नरेशन जो ट्रांजिशन में हो रहा है वही लिखना है, और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलिए एक और ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे देखते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन, फिफ्थ। हाँ, डेट डालना हम भूल गए थे आई थिंक, ठीक है, डेट को डाल दिया जाए भाई, जरा जल्दी से डेट डाल दिया जाए। 1 अप्रैल, कोई ईयर नहीं है, हम मान लेते हैं 2026, ठीक है। अगली डेट कौन सी है, 5 अप्रैल 2026। डेट का फॉर्मेट जो आपको ठीक लगे आप उस फॉर्मेट में नोट कर सकते हैं। अब बताइए, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू श्याम। श्याम एक पर्सन है, गुड्स एक चीज है, लेकिन गुड्स क्या किया जा रहा है, सोल्ड। सोल्ड करते टाइम आपको दो अकाउंट ढूंढने, एक तो सेल्स हो गया और एक हो गया श्याम, क्योंकि जब पर्सन का नाम याद हो, जब पर्सन का नाम यूज हो रहा है तो समझो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर है, उसको याद करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, पर्सनल अकाउंट इंपैक्ट होगा। अब सेल्स कौन सा अकाउंट है, अगर मैं ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग देखूं तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल में क्या है, इनकम है ये, और अगर इनकम है गाइस तो क्या होगी, क्रेडिट। श्याम क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर्स, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। इसको अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखता हूं तो श्याम मेरा डेटर है, और डेटर किसका हिस्सा होता है, एसेट का हिस्सा होता है। आपको एसेट्स के नाम याद होने चाहिए, याद रखना, अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ लगभग 12 से 13 नाम, ठीक है। तो डेटर होने की वजह से वो हमारा एसेट्स है, और एसेट्स जब बढ़ती हैं तो क्या होती हैं, डेबिट होती है, ठीक है। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, और सेल्स जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो आ जाइए हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, श्याम। अगर आपको अकाउंट नहीं लगाना है तो बस इतना लिखो, अकाउंट लगाना है तो फर्स्ट ऑफ एस लगा के अकाउंट लगा दो। टू सेल्स, क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। कितना, हमने कितने का सामान बेचा भाई उसको, 50,000 का सामान बेचा, ठीक है, 50,000 का सामान बेचा हमने उसको, ठीक है। अब नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें लिखने में क्या ही चला जाएगा आपका, क्या लिख दोगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने एक और चीज सिखाई थी, कास्टिंग। टोटल करना है आपको, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 70,000। अगर यही यही क्वेश्चन कंटिन्यू रहता है और सपोज आपका पेज भर गया, तो यहां पर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो, अगले पेज पे लेके जाते हो, उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं। तो यहां पर कास्टिंग करते हैं और इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, अगले पेज पे जाके 70,000 दोनों जगह लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने काफी डिटेल के साथ देखा। आप यहाँ पर ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने साथ में आपको बताई भी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नहीं बताया था, चलिए मॉडर्न बता देता हूँ, याद रखना ये मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच इस ट्रांजिशन में क्या थी, श्याम क्या था, हमारा डेटर था, और डेटर क्या हो रहा है, डेटर बढ़ रहा है श्याम, तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और सेल्स क्या थी हमारी, सेल्स भी बढ़ रही है और बढ़ रहा है, ये हमारा क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड, रेवेन्यू पहले लिखना था, ठीक है। सेल्स क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से ट्रांजिशन का एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद उसको रिकॉर्ड करिए। यही हमारा एक कंप्लीट प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा एक कंप्लीट ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन को हम देखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आराम से आप क्वेश्चन को एक एक ट्रांजिशन को देखते हैं। और हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमसे एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें, क्या हम दो अकाउंट ढूंढ पा रहे हैं, क्या हम मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स का सही क्लासिफिकेशन पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो स्पीड मायने नहीं रखती गाइस। जब हम कोई भी चीज़, कार ड्राइव करना सीखते हैं, बाइक ड्राइव करना सीखते हैं, तो हम, ऐसा नहीं कि पहली बार में परफेक्ट हो जाते हैं, हम धीरे धीरे दिमाग से, हौले हौले, प्यार से सीखते हैं। वैसे ही आपको अकाउंटिंग सीखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि सर वो मेरा एक दोस्त है, वो तो खटाखट कर देता है। ठीक है, उसने भी प्रैक्टिस की होगी, पहली बार उसने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से। जब आप सीख जाओगे तो बेटा मैं भी कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपको 5 मिनट में करना है, ये क्वेश्चन आपको 10 मिनट में करना है, जब जिसमें अभी हो सकता है आधा घंटा लगेगा। तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, आराम से चीज़ों को समझिए, लेकिन गलती की गुंजाइश अभी है, एग्जाम में नहीं होगी। ठीक है, सीधा मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास द जनरल एंट्रीज टू फॉलोइंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम ये भी याद रख लेते हैं कि जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए कि जनरल एंट्री किसकी बुक में कर रहे हो, उसको नॉर्मली लिखा जाता है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, सपोज करिए एक्स वाई जेड, जिसका नाम हो उसका नाम जरूर लिख देना। ठीक है, सो दैट आपसे ये गलती कभी ना हो। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड, इन द बुक्स ऑफ रामलाल, इन द बुक्स ऑफ घनश्याम। ठीक है, जैसे मैं इसी इसी क्वेश्चन में लिखता हूँ कि पास द जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ, मैंने यहीं पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ लाला। ठीक है, लाला की बुक में एंट्री करनी है, तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ लाला। ठीक है, जर्नल या जर्नल एंट्री भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन ट्रांजिशंस को हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला ट्रांजिशन क्या है, सबसे पहले वाले ट्रांजिशन को हम, ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन होगा और इसको करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, 10 से 12 मिनट। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आप दो चीजें आइडेंटिफाई किए, सबसे पहला कैश, दूसरा कैपिटल। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अमाउंट तो सेम रहेगा। कैश कौन सा अकाउंट है, अब आप यहाँ पर ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग देखते हैं, रियल, और ये कौन सा है, पर्सनल। रियल अकाउंट क्या बोलता है, कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में जब एक लाला ने बिजनेस में जब पैसा लगाया, लाला ने जब बिजनेस में पैसा लगाया, आप एंट्री किसकी कर रहे हो, बिजनेस की। तो बिजनेस यानी कि ये लाला की दुकान है, एलकेडी, ये लाला था, याद है ना, ये लाला और ये लाला की दुकान। तो लाला की दुकान की जो हमारी एंट्री की जा रही है मेरे भाई, वो किसकी की जा रही है, बताओ जरा, किसकी बुक में एंट्री की जा रही है, लाला की बुक्स में एंट्री की जा रही है। अब लाला की बुक्स में कैश आ रहा है, जा रहा है, सर आ रहा है, तो कम्स इन डेबिट। तो पहला अकाउंट हो गया कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से। अब हमने दूसरा अकाउंट देखा कि कैपिटल है, बाय डिफॉल्ट कैपिटल क्रेडिट होगा, बट क्यों, क्योंकि ये लाला बिजनेस के लिए कौन है, इस बिजनेस के लिए कौन है, ये बंदा गिवर है, कौन है, इस बिजनेस को पैसा दे रहा है, कौन, लाला। तो हम यहां पर लाला को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल, याद रखना। अभी फिलहाल में मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट टू द लाला, बिकॉज लाला ने ये पैसा बिजनेस को दिया है, ये पैसा ऐसे ही नहीं आया है। कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। ठीक है, इस पैसे के ऊपर किसका, ओनर्स क्लेम भी बोल सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्ट्स विथ कैश रुपीज 60,000। ठीक है, आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन को क्लोज करना है, मैं भी लाइन यहाँ पे खींच लिया एडवांस में। ठीक है, डेट कौन सी थी, जरा डेट और देख लेते हैं, 2025 अप्रैल 1। ठीक है, मैं भी ऐसे लिख देता हूँ 2025 कॉमन अप्रैल 1। ठीक है, अब दूसरा ट्रांजिशन कौन सी डेट को है, अप्रैल 2। ठीक है, अप्रैल 2। ठीक है, अब ट्रांजिशन का एनालिसिस करते हैं। क्या लिखा है, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है भाई, इसमें कौन कौन सी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, जरा ध्यान से बताइए आप मुझे। एक तो हमारे पास कैश इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरा परचेज, जब गुड्स खरीदा जाता है तो क्या लिखते हैं उसको, परचेज। और ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो परचेज हमारा खर्चा है, और कैश को तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, कैश इस बार जाएगा, और परचेज हमारा खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट क्यों हुआ गाइस, क्योंकि कैश जा रहा है,
कितने से कैश जा रहा है? 15,000 से कैश जा रहा है। कितने से कैश जा रहा है? 15,000 से कैश जा रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जर्नल एंट्री। आप थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन चीजों को अच्छे से समझिए। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश ₹15,000। ठीक है, ये आपने नरेशन लिख दिया, अकाउंट्स क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे भी आपका, क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता जाता हूँ। ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं अगर हम? ट्रेडिशनल। ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट क्या बोलता है? कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। जब गुड्स नगद खरीदोगे तो आपके पास से कैश जाएगा तो क्रेडिट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। गुड्स का खरीदना हमारे लिए खर्चा है, तो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच खर्चा क्या होना चाहिए? डेबिट। अब थोड़ा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सोच के देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है कि कैश किसका हिस्सा है? एसेट का हिस्सा है। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखता हूं, यहाँ पे चलिए मॉडर्न अप्रोच देख लेते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये एसेट है और एसेट जब कम होती है तो वो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है गाइस। और परचेज क्या है हमारा? एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं। ये अगर इस तरीके से आप एनालिसिस कर करके अगर जर्नल एंट्रीज करते हो तो समझ लो आप परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। और अगर आप हवा में तीर चलाने की कोशिश कर रहे हो, रटने की कोशिश कर रहे हो, बेटा याद रखना कितनी एंट्री रटेगा? 40, 50, 60, 70? ऐसा ना हो कि वो एग्जामिनर 75 वाली एंट्री दे दे। ठीक है, तो इसीलिए एंट्रीज को रटने से ज़्यादा अच्छा है कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट से हजारों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। थर्ड, अप्रैल 3, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। मैंने आपको एक ट्रांजिशन ऑलरेडी बताया था। डेट कौन सी? अप्रैल 3। गुड्स परचेज किया हमने, किससे परचेज किया? सॉरी, पंकज से परचेज किया है 18,000 का। तो यहां पर परचेज तो खर्चा है ही है। परचेज क्या है? खर्चा है। टू पंकज। पंकज क्यों? क्योंकि इस बार पंकज कौन है? गिवर है गाइस। 18,000 अमाउंट तो कोई भी डाल देगा, 18,000 18,000। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं? पंकज टू परचेज हर कुछ कर देते हैं। भाई परचेज को डेबिट क्यों करना है? क्योंकि वो हमारा खर्चा है। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट, या फिर एक्सपेंसेस, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है? व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस देन डेबिट। तो खर्चा बढ़ रहा है ना गुड्स खरीदने की वजह से। और क्रेडिटर, परचेज क्या है? पंकज क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या है? गिवर है। और क्रेडिट द गिवर, ट्रेडिशनल अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच में पंकज क्रेडिटर है। क्रेडिटर किसका हिस्सा होता है? लाइबिलिटी का, जो अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाया था। तो लाइबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो क्या होती हैं? क्रेडिट होती है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज। ठीक है, ओके। चलिए अगला कौन सा है ट्रांजिशन? अप्रैल 5, गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए भाई, दो अकाउंट आइडेंटिफाई करिए। एक तो नरेश का अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया और दूसरा सोल्ड को क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। ठीक है, नरेश को जब हम गुड सेल कर रहे हैं तो वो हम अपना डेटर क्रिएट कर रहे हैं। डेटर हमारा एसेट होता है और एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। और सेल्स हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? एक सेकेंड जरा होल्ड करिएगा। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब हमको ये फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपका पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको यहाँ पे टोटल कर लो बेटा। ठीक है, इसको टोटल करो जरा। इसको टोटल करके हम ऐसी दो लाइनें खींच के इसका टोटल करके इसको हम आगे ले चलते हैं। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैरी फॉरवर्ड। 60 और ये कितना हो गया? 78। दो इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80, 80, 90 और 93। ठीक है, 93 हो रहा है, बिल्कुल सही। 93,000 यहाँ से हमने टोटल किया इस पेज से। और अगले पेज पे हम यहाँ पे टॉप में 93,000 और 93,000 यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करके इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड करके इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब हमारा अप्रैल 5 का एंट्री होगा। अप्रैल 5 को क्या था? गुड सोल्ड टू नरेश। ठीक है, अप्रैल 5, अप्रैल 5। ठीक है, अप्रैल 5 को हमने गुड सोल्ड किया नरेश को। नरेश रिसीवर है और रिसीवर का अकाउंट क्या होता है? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर देखो कुछ चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। अगर परचेज डेबिट होता है तो सेल्स क्रेडिट होना चाहिए ना, कि परचेज का अपोजिट है। सेल्स हमारा रेवेन्यू है
ये हमारा क्या है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितने से, कितने से हमने गुड सोल्ड किया है, ठीक है, गुड सोल्ड कितने से किया हमने, 9,000 रुपीज। ये आ गया आपका 9,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू नरेश। थोड़ा ट्रांजिशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे छोटे बॉक्सेस में विदाउट नरेशन क्वेश्चन को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बचेगा आपका फिलहाल में अभी, और बहुत ज्यादा मल्टीपल पेजेस नहीं, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा मुझे। अप्रैल 7 का क्या है, गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब देखो पंकज क्या हो जाएगा, एक तो पंकज रिसीवर, और गुड्स रिटर्न करते हैं जब, तो पहले गुड्स खरीदा था तो परचेज, परचेज का जस्ट अपोजिट क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो हम एंट्री क्या करेंगे, पंकज टू, हम एंट्री क्या करेंगे, पंकज टू परचेज रिटर्न। क्या एंट्री करूंगा मैं, पंकज टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, या रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको। अमाउंट कितना था गाइस, अमाउंट था हमारा 12,000 का, ठीक है, अमाउंट कितना था, 12,000 का था, ठीक है। डेट कौन सी थी गाइस, डेट कौन सा था हमारा, गुड्स रिटर्न टू पंकज अप्रैल 7, और इसके बाद अप्रैल 9 है, अप्रैल 7 और फिर है अप्रैल 9। अब अप्रैल 9 में क्या हो रहा है, अप्रैल 9 में क्या हो रहा है जरा आप देख लीजिए। अप्रैल 9 में हो रहा है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। जिस तरीके से हम गुड्स वापस कर सकते हैं, हमारा कस्टमर भी तो हमको गुड्स वापस कर सकता है, तो इस बार नरेश क्या हो जाएगा, गिवर। और गुड्स सोल्ड की सेल्स का अपोजिट क्या होता है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू नरेश, ठीक है। कितने का गुड्स वापस किया उसने, 1400, ठीक है, 1400। सेल्स रिटर्न क्यों डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट होता है और हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है इसकी वजह से। मॉडर्न अप्रोच अगर हम देखें तो ड्यू टू दी सेल्स रिटर्न रेवेन्यू कम होगा, और रेवेन्यू कम होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। नरेश, नरेश हमारा पहले डेटर था यानी कि एसेट था, और अगर एसेट्स अब कम होगी, गुड्स वापस करेगा तो एसेट्स कम होगी ना, पहले उससे 9,000 लेने थे, अब 1,400 रुपए का उसने गुड्स वापस कर दिया, तो वो 7,600 वापस करेगा हमको, तो 7,600 रिटर्न करेगा हमको कैश के फॉर्म में, तो हमारा एसेट कम हो रहा है। या फिर यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच लगा सकते हो, नरेश क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ही इज अ गिवर, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है क्यों, क्योंकि ये क्या है, कहीं ना कहीं सेल्स का अपोजिट अकाउंट है। सेल्स का अपोजिट अकाउंट मतलब इसको नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, अगर सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का खर्चा हो गया, अब पहले इनकम थी या इनकम में कमी, इसीलिए कई जगह आप ऐसा भी देखोगे कि मॉडर्न अप्रोच ज्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल, ठीक है। फिर क्या है, अप्रैल 9 गुड्स रिटर्न बाय नरिश, अच्छा हो गया। अप्रैल 10 कैश पेड टू अजय, अजय को हमने कैश पे किया, तो अजय क्या हो जाएगा, डेबिट अजय टू कैश। अगर यही लिखा होता सैलरी पेड टू अजय तो याद रखना अजय नहीं आता फिर, ठीक है। अप्रैल 10 अमाउंट कितना है गाइस, अमाउंट है 6,000, अमाउंट है 6,000, ठीक है, अमाउंट है 6,000। अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है, अप्रैल 12 कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव कितना हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है 2,700 रुपए का, ठीक है। अप्रैल 11 कैश अकाउंट डेबिट, अब कैश आएगा हमारे पास और कमीशन हमारी इनकम है, और इनकम एंड गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। कितना, 2,700 रुपए, ठीक, 2,700 रुपए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पेज है ना, ये पेज को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे ज़्यादा दूर आना जाना पड़ रहा है, ठीक है। कमीशन रिसीव हो गया। फर्नीचर परचेज किया अप्रैल 15 को हमने 7,000 का, तो अब मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ अमाउंट को। अब हमने फर्नीचर परचेज किया अप्रैल 15 को, ठीक है, अप्रैल 15, ठीक है। हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर क्या है हमारे लिए, फर्नीचर एक एसेट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 7,000 का, ठीक है। हमने कितने का फर्नीचर परचेज किया, 7,000, ठीक। फिर अगला ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट पेड टू अमित, अमित को रेंट पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पर्सन का नाम जरूर आया है गाइस, पर्सन का नाम जरूर आया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अमित का नाम जरूर आया, बट रेंट पेड किया गया है। यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट होंगे, एक तो रेंट, दूसरा कैश। यहाँ पर अमित की बात ही मत करना, क्योंकि अमित क्या रेंट का पैसा वापस कर देगा, नहीं करेगा। तो रेंट हमारा खर्चा है। अप्रैल 16 को हमने क्या किया है, अप्रैल 16 को
चलो मैं यहाँ पर लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ दो दो ट्रांजिशन के हिसाब से, सो दैट हम इजिली एंट्री कर पाए। तो यहाँ पर एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट हमारा खर्चा है, रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, और कैश हमारा एसेट है, ठीक है। और खर्चा बढ़ रहा है इसलिए क्या हो रहा है, डेबिट, और एसेट्स कम हो रही है इसलिए क्या हो रही है, क्रेडिट। और अमाउंट कितना है, 5000। अमाउंट कितना है गाइस, 5000, ठीक है, यही था, बिल्कुल सही। गुड सोल्ड टू सुमित फॉर कैश। सुमित फॉर कैश, अगर कैश में बंदे को गुड सेल किया है तो बताओ सुमित की दोबारा याद करने की जरूरत है सुमित को, नहीं, क्योंकि वो तो बंदा कैश में देके जा रहा है भाई। कैश में कितना पैसा देके जा रहा है, 6000 रुपए। तो 6000 रुपए कैश में देके जा रहा है, और डेट कौन सी है, 19, ठीक है, डेट कौन सी है, 19। तो 19 को क्या होगा, कैश आएगा, और टू सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है, कितने से आ जाएगी गाइस, 6000, ठीक है, डन। अगला क्या है, कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी है, 7000, 24 तारीख को। इसकी भी वही एंट्री होगी, इसकी भी वही एंट्री हुई, ठीक है। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको सिर्फ ये दिखाना था कि इन दोनों ट्रांजिशन में डिफरेंस देखिए, गुड सोल्ड टू सुमित फॉर कैश और गुड सोल्ड, अरे इंसान को ही बेचा होगा ना, जानवरों को थोड़ी बेचा होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बंदे का नाम नहीं दिया और यहाँ पे बंदे का नाम दिया है, जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश की है। अगर गुड सोल्ड टू सुमित ओनली होता, अगर इतना होता, तो समझ जाओ कि फिर सुमित का नाम आ जाता। लेकिन अभी सुमित का नाम नहीं आएगा क्योंकि गुड सोल्ड टू सुमित फॉर कैश, और लास्ट में भी गुड सोल्ड कैश में ही है, तो दोनों की एंट्री सेम होगी। और यहाँ पर अमाउंट कितना है, 7000 है, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट कितना है, 7000 है, ठीक है। तो ये हो गया 24 को, 24 हो गया। 29 कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। कैश रिसीव कितना हो रहा है, 5000, अप्रैल 29। तो कैश रिसीव फ्रॉम नरेश होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और पैसा देने वाला कौन है, नरेश, ठीक है। कितना, 9000 रुपए बंदे ने दिए हैं, 9000 से डेबिट, 9000 से क्रेडिट। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन सैलरी पेड, 10,000 रुपए का हमने सैलरी पे किया है, ठीक है, 10,000 का सैलरी पे किया है। तो सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। ये हमारा रूल है, ये हमने जनरल एंट्री कर दी। डेट कौन सी थी, 30 अप्रैल 30, ठीक है। लास्ट में हमको टोटल भी करना होता है, बट फिलहाल मैं ये आप पे छोड़ता हूं क्योंकि टोटल करने का काम आपका है गाइस, ठीक है। ये मैंने सही जगह पे कर दिया है इसको, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन, जो लास्ट का ट्रांजिशन था सैलरी पेड, इसमें सैलरी हमारा खर्चा है, कैश हमारे पास से आउट हो रहा है। आप रूल्स को प्रॉपरली यूज करिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया था, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो नो डाउट थोड़ा सा मैंने स्पीडली ले लिया है, सॉरी फॉर दैट। अगर आपको ऐसा लगे हो कि सर ने बहुत जल्दी मैंने करा दिया, क्वेश्चन बड़ा था, टाइम भी हो चुका था। दूसरी चीज़, हम अगली क्लास से क्वेश्चंस के एडवांस लेवल को पढ़ेंगे। आज हमने सिंपल ट्रांजिशंस देखे जिसमें 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट वाले क्वेश्चन थे। अब हम कंपाउंड एंट्री की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, फिर बैड डेट्स और मल्टीपल हम एंट्रीज देखेंगे, गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजिशन देखेंगे। तो अभी हमको टाइम लगेगा, डेली हम कुछ दो दो तीन तीन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं। अगर आपने हमारे नोट्स को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं जहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है। और आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।